हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में हम कर रहे हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ कैन एन एसएससी सेट ऑफ हिज लॉसेस फ्रॉम अदर इनकम, और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि दो ऑप्शन एक एसएससी को दिए जाते हैं। एक तो वो उसी हेड के दूसरे सोर्स से, जिस हेड में उसको लॉस हुआ है, उसी हेड के दूसरे सोर्स से अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। और एक हमने देखा था कि ये वो चाहे तो किस तरह से दूसरे हेड की इनकम से भी अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। आज हम देखेंगे कि ये अगर लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनको आगे ले जाने का भी प्रावधान है। तो किस तरीके से इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और कैरी फॉरवर्ड करने पर इनको कितने टाइम तक आगे ले जाकर वो किस हेड से इनको सेट ऑफ कर सकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी असेसी को, करदाता को, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसे कोई लॉस होता है तो वो सेक्शन 71 के अनुसार 2 लाख रुपए तक की हानि को अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरा कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। यदि अन्य शीर्षकों की आय कम होने के कारण अथवा आय नहीं होने के कारण या मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि 2 लाख रुपए से अधिक होने के कारण यदि उसको वो उसी असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सके तो संपूर्ण हानि अथवा उतनी ही हानि जितनी अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं हो सकी उसको वो आगे ले जा सकता है, तथा जिस कर निर्धारण वर्ष की यह हानि है उसके बाद के अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में उसे वह मकान संपत्ति की आय से पूरा कर सकता है। यानी कि 2 लाख रुपए तक, यानी अगर 2 लाख रुपए से अधिक है तो वो इसे किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगली हानि हमारी आती है व्यापार तथा पेशे की हानियाँ। देखो, यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में किसी कर असेसी को किसी कर निर्धारण वर्ष में कोई हानि होती है, इसमें हम सट्टे के व्यापार की हानियों को छोड़ देते हैं, तो वो क्या कर सकता है, अन्य शीर्षकों की आय से पूरा नहीं कर सकता और आगे ले जा नहीं कर पाए, और अगर उसे आगे ले जाता है तो वो उसको अगले 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकता है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी जिस ईयर की वो हानि है उस ईयर में वो उसको किसी हेड से सेट ऑफ करता है। मकान संपत्ति से आए या दीर्घकालीन पूंजी लाभों से आए या अन्य साधनों से आए, इवन जो साधारण व्यापार की हानि है उसे वो सट्टे के व्यापार के लाभ से भी सेट ऑफ कर सकता है। यदि वो उन्हें सेट ऑफ करता है और आगे अगर वो पूरा उससे पूरा नहीं होता है और उसको आगे ले जाना पड़ता है तो असेसी उसको 8 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकता है। फिर आता है सट्टे के व्यापार की हानियाँ। देखो, सेक्शन 73 के अंतर्गत यदि किसी असेसी को सट्टे के व्यापार से किसी कर निर्धारण वर्ष में हानि हुई है तो वह उसे सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभों से ही पूरा कर सकता है। यदि फिर भी वो पूरा नहीं हो सकता है तो वह उसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकता है और सट्टे के व्यापार से ही उसे क्या कर सकता है, सट्टे के व्यापार की आय से ही वो उस हानि की पूर्ति कर सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 35 AD में जो वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में असेसी को कोई हानि होती है तो वह, और यदि वो मान लीजिए निर्दिष्ट व्यवसाय के किसी दूसरे निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ से उसे पूरा नहीं कर पाता तो वह उसको अगले कर निर्धारण वर्ष में आगे ले जाकर केवल धारा 35 AD में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से ही पूरा कर सकता है। तो निर्दिष्ट व्यवसाय की समायोजित न हुई हानि को आगे ले जाने के वर्षों में कभी भी समायोजित किया जा सकता है और ऐसी हानि को आगे ले जाकर समायोजित करने या पूरा करने के संबंध में आयकर अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक एसएससी न पूरी हुई हानि को अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में मकान संपत्ति शीर्षक की हानि को ले जा सकता है, व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक की हानि को ले जा सकता है। परंतु सट्टे के व्यापार की हानियों को वो पूरा नहीं होने की स्थिति में, सेट ऑफ नहीं होने की स्थिति में अगले 4 करोड़ निर्धारण वर्षों तक ले जा सकता है। और 35 AD में वर्णित निर्दिष्ट व्यवसाय की हानियों को यदि वो निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से सेट ऑफ नहीं हो सके तो वो उसको कितने भी समय तक आगे ले जा सकता है, इसके संबंध में कोई प्रावधान, ये सब समय सीमा जो है निर्धारित नहीं है। फिर आता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास। पहले हम जाने कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है, फिर हम देखेंगे इसको कितने समय तक आगे ले जाया जा सकता है। तो देखो, यदि किसी करदाता को व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में लाभ नहीं हो या कम हो और वो डेप्रिसिएशन की जो छूट उसको स्वीकृत हुई है उसे अन्य शीर्षकों, मकान संपत्ति मतलब वेतन शीर्षक से इसकी हम सेट ऑफ नहीं करते, वो अन्य शीर्षकों की आय से वो इसको सेट ऑफ कर सकता है। परंतु यदि अन्य शीर्षक में भी आय नहीं हो या कम हो तो जितना डेप्रिसिएशन है यदि वो सारा का सारा उसका डिडक्शन एसएससी नहीं ले पाता तो जो डिडक्शन वो नहीं ले पाया वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाता है। अब ये जो अशोधित ह्रास है इसको अगले गत वर्ष की जो स्वीकृत ह्रास की राशि है उसमें जोड़ देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 के अनुसार अशोधित ह्रास को आगे ले जाकर पूरा करने के संबंध में कुछ प्रावधान हैं जो बहुत ही आसान है अगर ऐसे ध्यान दें। जैसे अशोधित ह्रास को अनिश्चित काल तक पूरा करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है, यानी कि इसमें भी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक ये पूरा सेट ऑफ नहीं होता असेसी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगले वर्षों में भी इसे अन्य शीर्षकों वेतन को छोड़कर की आय से पूरा किया जा सकता है, यानी कि एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसा है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो इसको सैलरी के अलावा हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। और जिस व्यापार से संबंधित यह अशोधित ह्रास है उस व्यापार का इसे पूरा सेट ऑफ किए जाने वाले वर्ष में जारी रहना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये, वो व्यापार यदि बंद भी हो जाता है तो जो असेसी है वो दूसरे व्यापार के आय से इसको सेट ऑफ कर सकता है। यदि मान लीजिए उस बिज़नेस में बिज़नेस लॉस को भी आगे लाया जाता है, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो एक असेसी किस तरह से अपने करंट डेप्रिसिएशन को, अपने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, अपने बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ करे, तो उसके लिए एक नियम मतलब एक तरीके से उसका एक पूर्ति का क्रम बना रहता है। जैसे सबसे पहले वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करें, उसके बाद वो व्यापार और पेशे की हानियों को सेट ऑफ करें और उसके बाद वो अशोधित ह्रास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करें। सट्टे के व्यापार की हानि की दशा में भी यही क्रम लागू होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि जहां हमने व्यापार एवं पेशे की हानियां ली है वहाँ हम सट्टे के व्यापार की हानि लेते हैं। अगला हमारा आता है पूंजी लाभ शीर्षक की हानियां। यदि किसी करदाता को कर निर्धारण वर्ष में पूंजी लाभ में की जगह पूंजी हानि हो जाती है तो वह उस हानि को आगे ले जा सकता है। नियम क्या है कि आगे लाई गई हानि अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय, अब उसमें वो दोनों लाभ से कर सकता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ से भी कर सकता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ से भी कर सकता है, परंतु अन्य किसी शीर्षक से नहीं कर सकता। परंतु दीर्घकालीन पूंजी हानि जो आगे आ रही है वो केवल और केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूरी की जा सकती है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से या अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। अब इसको आगे ले जाने के संबंध में भी जो नियम है वो क्या कहते हैं कि आगे लाई गई हानि को अगले वर्ष में पूरा करेंगे और इसके लिए जिस कर निर्धारण वर्ष में यह हानि है उसके बाद के 8 कर निर्धारण वर्षों में ही इसकी पूर्ति की जा सकेगी, 8 वर्षों के बाद इसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। अब आता है दौड़ के घोड़ों की हानि। देखो, यदि करदाता को दौड़ के घोड़ों की हानि होती है और यदि वह उसी वर्ष घुड़दौड़ की लाभों से उसके पूरा नहीं कर सकता है तो वह उसे अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकता है। तो आपने ध्यान दिया स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा एक तो सट्टे के व्यापार की हानि, एक दौड़ के घोड़ों की हानि, इन्हें अगले 4 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।
अशोधित ह्रास और सेक्शन 35A की जो हानियां हैं उसके संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। जब तक वो सेट ऑफ नहीं होती असेसी उनको आगे ले जा सकता है। मकान संपत्ति की हानि एवं व्यापार एवं पेशे की हानि और पूंजी लाभ शीर्षक की हानि ये अगले 8 वर्षों तक असेसी आगे ले जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब की हानियों को सेट ऑफ करने के बाद कैरी फॉरवर्ड करने में जो समय सीमा है वो हमें ध्यान में रखनी होगी। आगे एक टेबल है उसकी सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब दौड़ के घोड़ों से अभिप्राय क्या है? दौड़ के घोड़ों से अभिप्राय उन घोड़ों से है जिनका प्रयोग करदाता ऐसी घुड़दौड़ में करता है जिसके संबंध में कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से बाजी लगा सकता है। और हानि क्या होती है? उन घोड़ों को रखे जाने पर किया जाने वाला व्यय हानि कहलाता है। तो इस खर्चे में से घोड़े दौड़ाने के लिए मिला हुआ पारिश्रमिक और यदि कोई इनाम जीता गया है तो उसे इस हानि इनाम की राशि को घटा दिया जाता है। शेष फिर भी यदि मान लीजिए खर्च किए जाने वाले खर्चे ज़्यादा हैं तो वो घुड़दौड़ के हानि कहलाती है। दौड़ के घोड़ों को रखने के लिए किए गए किसी भी पूंजीगत व्यय को की कटौती करदाता को स्वीकृत नहीं की जाएगी। और आगे ले जाकर अगले 4 वर्षों में इस हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि करदाता दौड़ के घोड़ों को रखने के संबंध में कार्य जारी रखता है। अगर वो उसको बंद कर देगा तो उसको ये कटौती स्वीकृत नहीं होगी, जैसे कि हमने अन्य आय में देखा, अन्य हानियों में देखा। लेकिन इसमें यदि उसे घुड़दौड़ की हानि को सेट ऑफ करना है तो उसे दौड़ के घोड़ों को रखने का कार्य जारी रखना होगा। अगली क्लास में हम जो और शेष हानियाँ बची हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।